फ्रेंड्स, तो हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। अभी आप देख रहे होंगे कि इंडियन जियोग्राफी की क्लास चल ही रही है और इंडियन पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। इसी बीच में कुछ कमेंट भी ऐसे आए हैं कि सर जी आप थोड़े से आर्टिकल पढ़ा दीजिए, और आर्टिकल 1 to 95 1 to 395 मतलब 1 से लेकर 395 तक तो आपको ये चीजें स्टार्ट कर दी गई हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम अभी देख रहे हैं, जो हमारे भारत का संविधान कैसे बना है, इसको देखने के जस्ट तुरंत बाद हम देखेंगे प्रियम्बल, और प्रियम्बल के जस्ट बाद देखेंगे हम लोग क्या, तो प्रियम्बल के जस्ट बाद हम देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 395 सभी अनुच्छेद को, उसके सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को भी देखेंगे, और इसी के साथ हम ये भी कवर करेंगे कि कहां से कहां तक चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे और ज्यादा समय ना लगाते हुए हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि भाई ये पूरे के पूरे आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी चीजें सही और गलत नहीं होती है। सही और गलत लोग नहीं, बस केवल समय होती है। अगर किसी का टाइम सही चल रहा है तो उसके लिए सारे लोग सही होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई टाइम केवल सही और गलत होती है, लोग सही गलत नहीं होते हैं। हमने अपनों को बदलते देखा है, टाइम के बदलने पर लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। जब आपका समय आपके परिस्थितियों के हिसाब से ना चल रहा हो, यदि परिस्थितियां विपरीत हों, समय आपके खिलाफ हो, तो लोगों के व्यवहार में बदलाव झलकने लगता है। और ये बदलाव जब दिखाई देता है ना, तो फिर भी सारी चीजें आप कितने भी अच्छे रहें बुरे रहें डजंट मैटर, लेकिन आपके परिस्थितियां आपके हिसाब से हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। एक समय था जब यही इंसान मतलब एक समय में जरूरतों में, हर व्यक्ति के जरूरतों में जब खड़ा रहने वाला, तो बात और व्यवहार में दूसरी चीजें थी। आज जब हमारी जरूरतों को पूरा करने की बात आती है तो फिर व्यवहार में थोड़े से बदलाव दिखाई देते हैं। कुछ अपने ही दूर जाने की बात करते हैं कि भाई शायद उन्हें डर हो इस बात का कि हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके हिसाब से कुछ चीजें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, अपने अपने कहने होते हैं, बट ठीक है, संघर्षों का समय है और इन संघर्षों से भी लड़ रहे हैं हम लोग, तो फिर निकलेंगे एक दिन। और संघर्ष की लड़ाई में हार जाने से हार होती है, हार मान लेने से हार होती है, लेकिन लड़ते रहने से कभी हार नहीं हो सकती है। और कुछ को लग रहा है कि अब आखिरी मुकाम पे आ चुके हैं, तो फिर इस बार हारेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। इस बार की हार के बाद तो आपको बता देना, अभी तो हमने ढंग से शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हमने ढंग से शुरू भी नहीं किया है। अभी तो बस आपको ये सभी ट्रेलर दिखाई दे रहे हैं, हमारे रुआब में आपको कभी कमी नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए तो हमने कहा था कि समय पक्ष में हो या विपक्ष में हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इसीलिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप आज भी हमारे साथ खड़े हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कभी भी आपकी खिलाफत में कोई चीजें नहीं हो सकती हैं। दिन बुरे हो सकते हैं, हम बुरे नहीं हैं। और जो लोग जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि ठीक है यही अच्छा है इनके लिए, तो फिर आप भी खुश रहिए। सारी चीजें, और ये सारी चीजें अब नहीं होती हैं। अब खुश रहो या खफा रहो, बस हमसे दूर रहो और दफा रहो। तो जाने वालों के लिए इतना टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग।
चलिए देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट, और अगर समय ने साथ दिया तो इस प्यारे से सब्जेक्ट को प्यारा और बना देंगे। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट को हम लोग पूरी तरह से नाम क्या देते हैं, पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी कहा जाता है। इसमें पहले पढ़ाया जाता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ठीक है, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से जानते हैं। बट हम इन सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में, तो इस पे अभी हम फिर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से बार बार स्टार्ट करना हम थक जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं, और यहीं से ही हम लास्ट तक भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी सब चीजों की शुरुआत ही चल रही है, शुरुआत ही तो अभी जारी है, ठीक है। इतना भी जल्दी क्या है, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट किया है भाई, करे हैं स्टार्ट, तो फिर अंत करेंगे हम लोग। चलिए आते हैं, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारा संविधान बना है, इन्हीं के बारे में, सारी चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अंग्रेज बेवकूफ जब यहाँ से छोड़कर जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो एक संविधान बना के दिखाओ ना। हमने कहा हिम्मत की बात ना करो, संविधान तो ऐसा बना के दिखाएंगे कि पूरे विश्व में ऐसा संविधान नहीं होगा, और हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रच के दिखाया है, पूरे दुनिया में ऐसा लिखित संविधान कहीं नहीं है, और ना कहीं है, ना कोई बना सकता है अभी तक, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है, और यही चीजें अच्छी भी हैं। तो इसी के बारे में हम लोग सारी चीजें समझने वाले हैं, टू द पॉइंट। भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, और भारत के संविधान के बारे में अगर पढ़ना है तो पहली पॉइंट इसमें क्या याद रखनी है आपको, पहली पॉइंट यहाँ से याद रखनी है कि भाई पहली बार इस संविधान का विचार लेके कौन आया। तो पहली बार अगर हम बात करते हैं ना, तो पहली बार इस संविधान का विचार लाने वाले, इस पूरे संविधान का विचार लाने वाले कौन थे, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है एम.एन. राय, ठीक है, एम.एन. राय। पहली बार एम.एन. राय ने क्या किया था, एक विचार लाया था। एम.एन. राय ने पहली बार एक विचार लाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस संविधान सभा का विचार लाया, और पहली बार 1934 ईस्वी में। तो पहली बार 1934 ईस्वी में वामपंथी दल के नेता एम.एन. राय ने एक विचार लाया था, संविधान सभा की बात की उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संविधान सभा जैसी विचार उन्होंने प्रस्तावित किया, जिसके आधार पे संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान बनेगा, ये सारी बातें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बार इन्होंने कहा, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसे आधिकारिक तौर पे संवैधानिक रूप से अगर करते हैं बात, तो 1935 में इसे क्या किया गया, तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा, 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर इसकी मांग रखी गई, ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसकी मांग रखी जाती है, आधिकारिक तौर पर 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग रखी जाती है, और ये पहली बार ही मांग रखी गई थी, ठीक है, पहली बार मांग रखी जाती है आधिकारिक तौर पर कि भाई हम लोग ना अपने लिए क्या करेंगे, एक संविधान बनाएंगे। 1935 ईस्वी में ये बात की जाती है पहली बार, ठीक। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के तहत,
कैबिनेट मिशन के तहत क्या बनता है, संविधान सभा बनती है। संविधान सभा बनती है। संविधान सभा का क्या मतलब है, तो जो हमारे देश का ये संविधान बनाने का काम करेगी, ऐसे सदस्यों की असेंबली को, ऐसे सदस्यों की सभा को हम नाम क्या देते हैं, संविधान सभा कहते हैं। उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से जाना जाता है, संविधान सभा के नाम से उसे जाना जाता है, जो संविधान बनाने का काम करेगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे हमारे इस संविधान सभा में अगर हम बात करें तो इसमें कुल कितने लोग थे, तो 389 पीपल थे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 389 सदस्य इसमें थे, टोटल 389 सदस्य थे इस संविधान सभा में अगर बात की जाए, जिसमें से 296 सदस्य कौन थे, तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे। और अगर बात करते हैं तो 93 मेंबर्स कौन थे, तो 93 सदस्य जो थे ये कहां से आए थे, ये देशी रियासतों से आए थे। तो रियासतों से आए थे 93 सदस्य, और 296 सदस्य कहां से आए थे, तो 296 सदस्य आए थे ब्रिटिश भारत से। देशी रियासतें, इसमें इसका क्या मतलब है, तो देशी रियासतों का मतलब इसमें हो जाएगा कि जहां पर किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार का ना बल्कि राजाओं का अपना चलता था अधिकार, उसे हम लोग देशी रियासत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सदस्य थे। लेकिन हम बात करें अगर, तो विभाजन के बाद जब ये विभाजन हो जाता है, भारत विभाजन हो जाता है, तो इस भारत विभाजन के बाद केवल और केवल कितने सदस्य बनते हैं, तो 299 सदस्य बच जाते हैं। 299 सदस्य यहाँ पर बच जाते हैं, 299 सदस्य। ठीक है, तो 299 सदस्य यहाँ बचते हैं। तब जब विभाजन हो जाता है तब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो विभाजन के बाद केवल 299 सदस्य बचते हैं, जबकि विभाजन के पहले अगर हम लोग बात करते हैं कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे सदस्य थे 389, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से लाए गए थे। पहली बार यमन राय ने संविधान सभा की मांग की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग किया, और इसी को 1946 के तहत कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया, और यही आगे चलकर क्या करती है, संविधान का निर्माण करती है। नोट करना है सही पॉइंट को। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, और कितने समय में नोट करेंगे, तो फटाफट नोट करेंगे इसे। और हम लोग क्या करते हैं भाई, तो आप नोट करिए इसे जितना जल्द हो सके। ठीक है, अगर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और याद रखते हैं। चलिए, अब तो बात हो गई संविधान सभा की। हाँ जी सर जी, संविधान सभा की बात आप कर रहे हैं। तो संविधान सभा अगर बन रही है तो इसके बारे में क्या क्या बात बताएंगे, इसके बारे में हम सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात आपको बता देते हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद भी रख लीजिएगा। अच्छा सर, अगर ऐसी ही बात है तो आप बताइए ना, हम याद रखते हैं, तो फिर बता रहे हैं आपको। और पहली बात क्या याद रखनी है कि ये बनी कब थी, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए सर जी, एग्जैक्ट डेट हमको बता दीजिए। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये पहली बार बनी थी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या बनी थी, ये हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा का निर्माण हो गया था कब, तो 6 दिसंबर को। बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है तो क्या करना है, ताली बजाना है। क्यों? क्योंकि आपको बात समझ में आ गई। अच्छा सर जी, ये भी करना होता है? हाँ, ये भी करना होता है। चलिए,
तो अगर यहाँ पे बात हमको समझ में आ गई कि संविधान सभा कब बनी है, तो 6 दिसंबर 1946 को बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोगों को क्या बात करना है। तो इसके बाद वाटर प्ले कह रहे थे, ठीक है, प्यास लग गई तो हमें लगा कि बता देते हैं ताकि पानी आ जाए। तो फिर इसके बाद आज भूल गए थे यहाँ रखवाना, ठीक है, तो फिर अभी पी लेंगे तो चलता रहेगा। तो संविधान सभा यहाँ पे बन जाती है 1946 ईस्वी में, और यही 9 दिसंबर को पहली बार बैठक होती है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हो जाती है। अच्छा सर, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होती है। पहली बैठक, पहली बार नेता जितने थे हमारे देश की, ये अच्छे नेता हैं, इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। इन्हें हम अगर बात करें तो पूरे देश में सभी नेताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आज के नेताओं से हम क्यों बार बार रूठे रहते हैं? क्योंकि आज के नेता नेतागिरी से ज्यादा वे लोग भ्रष्टाचारी में लगे रहते हैं, इसीलिए हम लोग उनसे हमेशा जो है रूठे रहते हैं, ठीक है। यही वजह रहती है हम लोगों के नाराज होने की, ठीक है, ये वजह रहती है, यहाँ से हमेशा इन लोगों से नाराज रहते हैं हम लोग। यही मेन रीजन है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बैठक इनकी हो जाती है कब? तो पहली बैठक हो गई थी जी, पहली बैठक कब हो गई है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और पहली बैठक में कुछ बात की गई। पहली बैठक में ये बात क्या की जाती है? पहली बैठक में कहा गया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? इस हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष का क्या मतलब होता है? अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है आपको बनाए हैं, जब हमारी इच्छा करेगी आपको यहाँ से उठा के वहां रख देंगे। नाराज नहीं होना है, इसका मतलब है कि आपको आज बनाया गया है, कल हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे कौन? तो भाई अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। ये बात आपको अगर याद हो गई है तो फिर से ताली बजाना है। क्या सर जी आप क्या मतलब क्या करने वाले हैं? ये हम लोगों से क्या क्या आप करवा रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छी चीजें हैं, बीच बीच में खुश होते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी तो हमने कहा एक बार और बैठक कर लेते हैं ना, तो 11 दिसंबर को हमने दूसरी बैठक कर ली। अब 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक करते हैं तो इस दूसरी बैठक में हमने कहा कि देखिए जी, अब हम क्या करते हैं, इस दूसरी बैठक में कुछ बदलाव कर देते हैं। तो दूसरी बैठक हमारे पास आ गई, और इस दूसरी बैठक में हमने क्या बदलाव किया? हमने कहा जो अस्थायी अध्यक्ष थे अस्थायी, इनको अब हम लोग अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष अगर बना रहे हैं तो उनका नाम बदल के किसी दूसरे को रखेंगे। अब किसी दूसरे को रखने की बात आती है तो किनको हम लोग बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो बताते रहिएगा। बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए।
जितना आप पानी पिएंगे उतना बढ़िया आप पढ़ा पाएंगे, ऐसा एक हमारे सर जी ने कहा था। तो हमें लगा कि भाई अब सर जी की बात तो सभी लोग मानते हैं, बस आप लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। हमारी बात कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं मानते हैं कि इसको 1000 लोगों के पास भेजना है, आप भेजते नहीं हैं। विद्यालय में बच्चों को बताते नहीं है कि तो सर जी हैं जो बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनकी बात आप लोग सुनते नहीं हैं। तो ये चीजें आपको सुननी चाहिए और थोड़ा सा जो है बच्चों को बताना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया था। इसी पॉइंट से याद रखते रहना है, एच.सी. मुखर्जी क्या बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष बन गए थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक, और अगले पॉइंट में अब क्या याद रखना है आगे, तो आगे हम समझते हैं। अब 11 दिसंबर हो गया, तो अब 13 दिसंबर क्या सर जी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं? 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, मतलब क्या करने वाले हैं? हाँ, रीजनिंग भी तो हमने आपको पढ़ा दिया है, अभी रीजनिंग भी तो आपको पढ़ाइए रहे हैं, साथ में सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ऐसे घबराना नहीं है। तो 13 दिसंबर के दिन फिर से बैठक होती है और ये जो 13 दिसंबर की बैठक हुई इसमें क्या हुआ, तो एक व्यक्ति आ गए। कौन? एक व्यक्ति आ गए जिनको सभी लोग जानते होंगे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक नई चीज लेके आएंगे और क्या, तो इन्होंने पहली बार उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तावित किया। मतलब ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रस्तावना है जिसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, ये जो प्रस्तावना है आप लोग इसे जानते होंगे, इसी को प्रियम्बल भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग जानते होंगे। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे रहना है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। इस प्रस्तावना के लिए इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आ गए थे कौन? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ये लेकर आ गए हैं। लेकिन अगर आपको हम बताएं तो एक क्या किया जाता है, तो लेकर तो आ गए हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आ जाते हैं, लेकिन इसे क्या किया जाता है, तो भाई इसे अभी यहाँ पर तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि इसे क्या किया जाता है, तो इसे अभी रखा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। उद्देश्य प्रस्ताव अभी लाया गया है। आगे हम और पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक ना, तो यहाँ तक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉइंट को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पॉइंट से भी कुछ भी नोट करना है, यहाँ से भी कुछ नोट करना है, तो आप सारी चीजें यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे और टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद भी होंगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को रिकॉल भी होती चल रही हैं। कोई चीज हमने ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया है, हमने यही कहा कि 1934 ईस्वी में पहली बार यमन राय ने क्या किया, तो यमन राय ने पहली बार यहाँ पर संविधान सभा की मांग की, जिसे आधिकारिक तौर पर 1935 ईस्वी में कांग्रेस लेकर आया और इसी को आगे 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो ये संविधान सभा बना दी गई है और यही संविधान सभा 6 दिसंबर को बन गई। 6 दिसंबर को बन गई है तो इसे 9 दिसंबर को पहली बैठक हो जाती है और पहली बैठक में यहाँ पे हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया और फिर हमने इसी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसमें एच.सी. मुखर्जी को हमने उपाध्यक्ष बना दिया। इसी की अगली बैठक में हमने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा दिया। तो यही इतनी सी बातें हमने अभी तक देखा है, इससे ज्यादा कोई चीज थोड़ी है, यही तो हमने आपको बताया है। क्या बात है, बढ़िया है, ये सारी चीजें आपको रिकॉल भी होती रहेंगी। आगे बढ़े इसमें,
आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और आगे यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ? यहाँ। ठीक है, यहाँ पे अगर पहुंच गए हैं तो अब आगे हम समझते हैं अगले पॉइंट के रूप में। देखिए 13 दिसंबर को जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया है, अब इसी को अगर हम बात करें तो एक पूरा का पूरा हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये अपनाया जाएगा कब? तो ये एडॉप्ट किया जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 1949 मतलब 1949 को। ठीक है, इसे क्या किया जाएगा? 1949 को एडॉप्ट किया जाएगा। एडॉप्ट, इसे एडॉप्ट किया जाएगा। ठीक, इसे एडॉप्ट किया गया मतलब अपनाया गया। इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया है। ठीक, लेकिन अगर बात करते हैं तो पूरे के पूरे इस संविधान सभा में, एक संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी अंतिम बैठक होती है। बैठक क्या थी? कंफ्यूजन बना है तो आइए दूर कर देते हैं। बैठक का मतलब है कि ये संविधान जो बनाना है, इस संविधान के बारे में हम जितनी चर्चा करेंगे, अगर आज हमने चर्चा शुरू किया है तो कहलाएगी कि पहली बैठक है। लास्ट में हमने कहा कि अब सारा काम हो गया है, ये आज हम लोगों की आखिरी चर्चा है, आज के बाद ये पूरा काम हो चुका है, तो अब हम दोबारा इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी बात अब नहीं करेंगे हम लोग, तो ये कहलाएगी कि भाई अंतिम बैठक है, आज से इन मुद्दों पे कोई बात नहीं की जाएगी, तो इसे हम लोग अंतिम बैठक के रूप में जानते हैं। इसी को हम लोग बैठक कहते हैं। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, या ऐसे ही बैठक होती रहती है। बात समझ में आ गई? यही इतनी सी बात आपको हमने बताने का प्रयास भी किया है। ठीक है, तो यही सी बातें यहाँ पे थी, जिसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ऐसी कुल कितनी बैठकें हुई हैं अभी तक अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 165 दिन बैठक हुई थी। 165 दिन ऐसी बैठकों हुई थी। 165 दिन बैठक हुई थी। और अगर इसमें बात करना है तो ऐसे कुल 11 सत्र हुए थे। 11 सत्र हुए थे। इसमें कुल कितना समय लगा है तो आपको भी पता होगा, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ठीक, इसमें और अगर आगे हम बात करें तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो इस पूरे संविधान में 165 दिन बैठक, 11 सत्र हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को इसमें इतना समय लगा, और 24 जनवरी को ही क्या हुआ था? 24 जनवरी को ही इस पे साइन की गई थी, मतलब हस्ताक्षर किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही इस पे हस्ताक्षर हुआ था, और इस पे जो हस्ताक्षर हुआ था 284 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया है। 284 सदस्य इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस पे जब साइन की गई है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इतनी पॉइंट अभी तक आप लोगों को क्या करना है, याद रखते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये जो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को क्यों हम लागू करते हैं सर जी, ये थोड़ा सा बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को हमने किया इसको लागू, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन कई हैं, बट हम एक इंपॉर्टेंट रीजन आपको बताते हैं जो ज्यादा जरूरी माना जाता है। वो क्या है? वो रीजन ऐसा है कि 1929 का
यहाँ लाहौर में चल रहा था अधिवेशन, लाहौर में चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है और ये लाहौर कहाँ है, तो लाहौर यहाँ है और इसी लाहौर में अधिवेशन चल रहा था, इस लाहौर वाले क्षेत्र में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे चल रहा था अधिवेशन, ये है लाहौर। अब यहाँ पर अधिवेशन जो चल रहा था तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने पहली बार स्वराज की मांग की, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने मांग की स्वराज की, इन्होंने कहा कि हमको स्वराज्य चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ अंग्रेजों आए थे बेवकूफ लोग, इन्होंने कहा कि ये स्वराज की मांग तो इन्होंने किया, लेकिन ये मांग कर रहे थे, इन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। अब जब इन्होंने देने से इनकार कर दिया तो इनके पिताजी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को बड़ा खराब लगा, इन्हें लगा हमारे पिताजी की बेइज्जती करोगे, उनको जो है उनकी बातें नहीं मानोगे, अब हम तुमको दिखाते हैं कि हम लोग क्या चीज हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब भाड़ में गई लो स्वराज्य, अब हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इन्होंने यहीं से निर्णय लिया कि आज से आने वाली जो 26 जनवरी है, इस आने वाली 26 जनवरी यानी 1930 को यहीं से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग झंडारोहण करेंगे। और झंडारोहण करेंगे क्यों, तो झंडारोहण जो किया जाएगा ये इसलिए क्योंकि अब हम जल्द ही आजादी पाने वाले हैं और पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे, तो हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस स्वराज्य और राज्य का कोई मतलब नहीं है। स्वराज्य का क्या मतलब होता है, जहां नियम कानून बनाने का काम करेगी ब्रिटिश सरकार और राज चलेगा हमारा। तो मोतीलाल नेहरू की बात ये थी, लेकिन इसको जवाहरलाल नेहरू ने अब कहा कि नहीं नहीं, जब आपकी बात ये लोग नहीं मान रहे तो भाड़ में जाए लोग, अब हमको ऐसा कोई स्वराज्य नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं और हम लोगों को पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है। तो इतनी पॉइंट आप यहां से फटाफट करिए नोट और हम पीते हैं पानी। आप फटाफट नोट करेंगे, हम फटाफट पानी पीते हैं। आरंभ है प्रचंड, ठीक है। चलें आगे, हो गया ये सारी चीजें आपने देख लिया है, नोट कर लिया भाई। और अगर ये सारी चीजें आपने नोट कर लिया है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं और यहां आते हैं। अब क्या देखेंगे हम, अब इसमें इस पूरे संविधान को बनाने में कुछ समितियां रही होंगी, मतलब कुछ अलग अलग तरह के ग्रुप बने होंगे। ग्रुप कुछ बने होंगे 389 लोगों में। अगर एक ही साथ किसी को कह दिया जाए कि आप अपने मर्जी से चाहे ज्वाइन करिए, तो कोई करेगा कोई ना करेगा, कोई ज्यादा कर डालेगा कोई अपनी मनमानी कर डालेगा। तो सबके लिए कुछ ग्रुप बनाए गए, सबको कहा गया कि आप इस काम के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं और इसी ग्रुप में आप काम करेंगे। तो आप यहाँ से एक अध्यक्ष हो जाइए, बाकी 6-7 लोगों को मिला के एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए। तो ऐसे ही ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप यानी कि समिति, कमेटी जिसे कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। बात समझ में आई। तो ये जो कमेटी का निर्माण किया गया है, इसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कमेटी के कौन अध्यक्ष थे। तो हम उन्हीं कमेटी और अध्यक्षों के बारे में समझेंगे, जिसे कहते हैं समिति और समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ से
और यहां से अगर हमको समझना है तो अब एक तरफ आपको याद रखना चाहिए क्या, समिति, जो समितियां बनी थी, और एक तरफ आपको याद रखना है क्या, तो इसके जितने भी अध्यक्ष रहेंगे। तो एक तरफ तो समिति हो गई और एक तरफ कौन हो गए, एक तरफ हो गए हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भोले भोले अध्यक्ष। ठीक है, तो पहली समिति जिसका नाम देखने के बाद, जिसका नाम सुनने के बाद प्रारूप समिति, तो एक ही व्यक्ति का नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है, और वो कौन व्यक्ति हैं, तो उनका नाम आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये वही व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने असंभव को मजाक बना दिया था। जी हाँ, असंभव को मजाक बनाने का मतलब जिनके सामने परिस्थितियां विपरीत नहीं, बहुत ज्यादा विपरीत थी, हर एक परिस्थिति ही विपरीत थी, इसके बाद भी इन्होंने असंभव कार्य को मजाक बना दिया। ठीक है, जहां सब लोग इंतजार में खड़े थे, हर एक व्यक्ति परेशान करने के लिए खड़ा था, वहां ये मुस्कुरा कर निकल जाते थे और अपनी जीत का परचम लहरा देते थे। ठीक है, तो वही व्यक्ति हैं कौन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसीलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे संविधान को निर्माण करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की दी गई थी, और एक पूरी संरचना, सारी चीजों का निर्माण करना, जो अच्छी चीजें हैं इसी कमेटी में थी, और इनके हम सदस्यों को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पूरी प्रारूप समिति में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक पहली कमेटी है यहाँ से प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। और इस प्रारूप समिति में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर, ये अगर कब बात करें, इसका निर्माण हुआ था तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ। ठीक है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इस कमेटी का निर्माण हुआ। इसमें कुल 7 मेंबर थे। ठीक है, इनको लेकर कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों की ये समिति थी। 7 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य थे, मतलब जो अध्यक्ष के रूप में थे, जिनका नाम हमने वहां पर ही देख लिया है। ठीक है, तो डॉक्टर V.R. अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष थे। आगे अगर बात करते हैं तो ऐसे ही 6 सदस्य और थे इसमें, और वो 6 सदस्य कौन कौन हैं, तो 6 सदस्य में आ जाते हैं, एक थे एन गोपाल स्वामी अयंकर, दूसरे नंबर पे आएंगे एन गोपाल स्वामी अयंकर। एन गोपाल स्वामी अयंकर एक दूसरे सदस्य थे इस समिति के। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एक सदस्य, और तीसरे नंबर पे जो सदस्य आते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीसरे सदस्य थे। और चौथे सदस्य थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन थे, के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी कह सकते हैं या के.एम. मुंशी कह सकते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। 5वें नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। ये इनमें
5 ऐसे सदस्य थे, ठीक है, अभी तक। लेकिन अगर बात करें तो 2 और सदस्य थे, जो लोग जिनके जगह पे 2 दूसरे लोग आए थे, उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। तो 66वें नंबर पे यहाँ पे कौन आएंगे? तो 66वें नंबर पे यहाँ पे आ जाएंगे जिनका नाम है एन माधवन राय, जो बीएल मित्तल के स्थान पर आए थे, ठीक है। तो यहाँ कौन आ जाएंगे? तो ए आप याद रखेंगे, बी एल मित्तल के स्थान पे आए थे एन माधवन राय। एन माधवन राय ये आए थे बीएन मित्तल के स्थान पर आए थे, जो 66वें नंबर के सदस्य इसमें रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही टीटी कृष्णाचारी थे, जो टीपी खेताना के स्थान पे आए थे। तो 7वें नंबर पे टीपी खेताना के स्थान पे आए हैं। टीपी खेताना, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पे आ गए थे कौन? टीपी खेताना के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी। ये 7 सदस्य इसमें, और एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिएगा ध्यान से, कुछ बातों को समझते हुए चलिएगा। इसमें पूरे के पूरे 7 सदस्य थे, और इसमें अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस पूरे संविधान को बनाने के लिए यहाँ इन्हें, अभी जब हम ये भी देखेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो आपको एहसास होगा कि अगर किसी देश से कोई चीज लेना है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए एक बुक अभी हम आपको दिखाते हैं, यही इसी सब्जेक्ट की एक बुक है, आपको हम दिखाते हैं। वो बुक है यहाँ से, एक बुक है, ठीक है। ये बुक है जिसे हम लोग जानते हैं राज्य व्यवस्था के नाम से, ठीक ना। ये बुक है, आपको एक भारत की राज्य व्यवस्था के नाम से जो बुक दिखाई दे रही है, इस बुक में अगर हम बात करें आपसे, तो इस बुक में अप्रोक्सीमेट, इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक में अप्रोक्सीमेट कितने पेजेस होंगे, आप एक अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। इस बुक को अकेले भारत के संविधान के बारे में पढ़ने के लिए सारी चीजें इसमें जो हैं, ठीक है। एक बुक में अगर हम बात करते हैं कि आपको सिंपली पढ़ना है, तो आप बता दीजिए एक जगह इसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके पास समझ होनी चाहिए कि क्या अच्छी है क्या बुरी है, उसमें संशोधन करके अपने संविधान में लिखना है, अपनी एक नई बुक में आपको लिखना है। तो भाई आप जो लोग ये कहते हैं कि केवल एक नकल किया गया है, हम अपने संविधान को दूसरे के संविधान से नकल करके लाए हैं, औकात है आपकी। शब्द कड़वे हैं लेकिन हैं, सच्चे शब्द हैं, है औकात किसी की। इतने देशों का संविधान पढ़ा गया था ना, आप अपने देश का संविधान, यही भारत का संविधान, संविधान तो बहुत बड़ी बात है, प्रस्तावना जो कहते हैं कि कॉपी करके लाया गया है, प्रस्तावना पढ़ लीजिए। प्रस्तावना अकेले पढ़ के समझा दीजिए बच्चों की, तो आपकी काबिलियत हम मान जाए। और बात की जाती है कि सारी चीजें कॉपी करके लाई गई है, भाई कॉपी नहीं की गई है, हर एक जगह के संविधान को पढ़ा गया, अच्छी चीजों को देखा गया कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा होगा, वो चीजों को यहाँ पे लाया गया है। उसको कहा जाता है कि हम लोग सभी जगह से, अगर आप खादान में जा रहे हैं, वहां से हीरा ढूंढना सबके बस की बात नहीं है, सब जाके कुछ दूसरा ही ढूंढने लगेंगे, तो काबिलियत तो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे देश के इन महान लोगों में था, ये लोग जन्म नहीं लिए थे। अंबेडकर जी के ऊपर कई बार लोगों के आरोप लगाए जाते हैं कि ऐसे थे वैसे थे, अपना नया देश बनाना चाहते थे। अगर वे नया देश बनाने पे आते ना, औकात थी किसी की कोई रोक लेता, किसी के बस की बात नहीं थी। और वे जन्म नहीं, समझ लीजिए कि अवतार लिए थे, ऐसे ऐसे लोगों का जन्म नहीं होता।
अवतार होता है कि जो इतना बड़ा सब कुछ दे के चलेंगे। आज एक महिला थी, एक हमसे मिली थी एक महिला, एक बार बोले जानते हैं आप लोग बात करते रहते हैं, कोई बात ऐसे ही चल रही थी, अंबेडकर जी की बात वहां पे कोई चल रही थी, तो बोल रही कि अंबेडकर जी की बात करते हैं, भगवान की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं, भगवान ने हमको ये दिया है वो दिया है, इससे मान लेते हो इससे मान लेते हैं। हमने कहा है जो सारी चीजें आपको बोला रही है ना, ये अकेले एक व्यक्ति के द्वारा की गई, और वो अकेले एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। वरना महिलाओं के साथ जिस तरीके के व्यवहार होते थे, हम उसी भारत के लोग हैं। यहाँ अंग्रेज आबर बाबर झाबर ये सब नहीं आए थे जिस समय में सारी चीजें चलती थी, सती प्रथा से लेके सारी चीजें। जहां हम महिलाओं को देवी मानते हैं, उन्हीं महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, और वो सारी चीजें सही करने वाले एक अकेले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है। इसके बाद आज हम लोग बोल पा रहे हैं, यहाँ पे हम हैं, हम पढ़ा रहे हैं। इसका भी एकमात्र अगर कोई रीजन है तो ये है। और ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, और अगर बुरी लगती हैं तो उनको बुरे लगाने के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर भाई हमने कह दिया था फिर ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा ही कहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो ये प्रारूप समिति के बारे में इतनी सी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो अब एक बनते हैं संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। अगली समिति अभी हम बात करेंगे, अगली समिति कौन सी है, तो अगली समिति देख लेते हैं। अच्छा पहले समिति देख लें, दूसरी समिति कौन सी है। तो दूसरी समिति यहाँ पे आ जाती है, दूसरे नंबर की समिति, जिसे कहा जाता है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति तीसरे नंबर पे आती है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर नहीं बल्कि सरदार पटेल जी को याद रखिएगा, सरदार पटेल। ये अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। चौथी समिति अगर हम लोग इसमें बात करें तो चौथी समिति क्या याद रखना है? चौथी नंबर की जो समिति है उसमें याद रखना है आपको मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की एक समिति थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए, और इसके भी यही वल्लभ भाई सरदार पटेल जो थे यही उसके भी रहेंगे अध्यक्ष। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कौन समिति थी? तो इसमें भी इन्हीं का नाम याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इनका नाम यहाँ पे याद रखना है। तो इतनी समितियां यहाँ से आपको याद रखनी है। बाकी प्रक्रिया नियमन की एक समिति थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो प्रक्रिया नियमन की एक समिति भी याद रख लेना है, प्रक्रिया नियमन की समिति, ठीक है। प्रक्रिया नियमन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ये इतनी समितियां हैं और ये उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो यहाँ से आपको याद रखते हुए चलनी है। लेकिन और एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इस पूरे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे मिलेंगे संवैधानिक सलाहकार, और इनका नाम था वी.एन. राव।
VN राव ये संवैधानिक सलाहकार के पद पर थे। इस पूरे संविधान में सलाह देने का काम करते थे, संवैधानिक सलाह का पद इनको दिया गया था VN राव को। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे संविधान में कुल टोटल कितने अनुच्छेद और कितने मूल संविधान में क्या क्या चीजें हैं, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, मतलब अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395। और 1 मिनट आप रुकेंगे, थोड़ा सा जस्ट हमें समय देंगे, 1 मिनट का बस थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे अब 395 मूल अधिकार मतलब मूल संविधान में अनुच्छेद हैं, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 22 क्या है, इसमें भाग हैं, भाग थे उस समय। और इसमें उस समय अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पूरे मूल संविधान में हमारे तो 8 अनुसूचियां थी, आज 12 हो गई हैं, पहले इसमें 8 अनुसूचियां थी। हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक अनुसूची को भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो 8 इसमें अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 इसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, ये सभी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा का प्रतीक इसमें क्या है, तो संविधान सभा का प्रतीक है, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह, तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक है, हाथी संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बाकी इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरे संविधान में आपने जो जो चीजें बताई ये अलग मुद्दा है, एक ये बता दीजिए कि कौन हाथ से लिखा था, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो हाथ से लिखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इस सुलेखन करने वाले व्यक्ति थे, हाथ से टाइपराइटर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो ये भी आप एक जगह याद रख लीजिएगा, जो सुलेखक थे। नहीं तो ये परेशानी कई बार पड़ जाती है कि ये तो आपने बताया ही नहीं, तो देख लीजिए ना, सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब याद रखना क्या है, ध्यान से, कई लोगों के दिमाग में और एक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या आता है कि अंबेडकर जी अगर लिखे थे तो फिर इनका हाथ में मतलब ये हाथ से लिखे हैं, क्या रीजन है। एक कमेंट हमारे यहाँ भारी भरकम कमेंट आया था 2 पेज का कि सर जी, एक सर जी हैं हम लोगों को ऐसे कहते हैं, बताइए हमको क्या चीजें हैं, क्या सही है। तो बाबू सही यही है कि हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ एक हम टाइप राइटर रखे हैं, ये जो चीजें हम बताते हैं वो टाइप कर देते हैं, तो जो जो चीजें हम कहेंगे वो टाइप कर देंगे। तो ये बताइए, ये पूरी क्लास इनकी है कि हमारी है? भूमिका उनकी भी है, हम मानते हैं भूमिका इनकी भी है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी पढ़ाई हुई क्लास कही जाएगी कि उनकी। तो जो हम कह रहे हैं वो टाइप करते हैं, तो सारी चीजें की गई हैं यहाँ पर, और टाइप करने का काम किए हैं इस साहेब, इसलिए इनका नाम भी उसमें रखा जाता है। भूमिका इनकी भी खूब है, तो इसीलिए नाम दिया जाता है कि टाइपराइटर की भूमिका इनकी थी, और बाकी जो चीजें पूरा जो बताया जाता है संविधान का जनक, इसीलिए उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का मुद्दा अभी तक हमने जो समझा है। अभी भाई इतने पे रुकने वाला नहीं है, अभी ये क्लास इतनी लंबी चल सकती है कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। और एक केवल लास्ट पॉइंट याद रख के फिर हम इस क्लास को करेंगे क्या, द एंड करेंगे, और आगे देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, वो कल की क्लास। एक आखिरी पॉइंट क्या याद रखना है कि अधिकतर नियम 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए थे, जिसमें कुछ आर्टिकल थे, जैसे
नागरिक से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल जितने थे, ठीक है, ये जितने 11 तक के आर्टिकल लगभग, और फिर इसमें 324 हो गया, 391, 92, 93 हो गया, 80 हो गया, ठीक है, ये सब आर्टिकल इसमें जोड़ दिए गए थे। कब? ये सभी आर्टिकल जोड़ दिए गए थे, मतलब उसी समय से लागू थे। बाकी सभी आर्टिकल और सारे नियम सब लागू कब किए गए हैं? तो बाकी सभी को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950, ठीक है। और अगर नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, ये सब तुरंत से लागू थे, इन सभी को तुरंत से लागू कर दिया गया था। तो आगे हम बात करेंगे संविधान सभा में क्या क्या चीजें, क्या स्रोत, कहां से हम संविधान लाए हैं, किन किन देशों से क्या चीजें लाई गई हैं। जैसे इसमें 1935 से बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, कनाडा से बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, अमेरिका से कुछ चीजें लाई गई हैं। इसमें बात करेंगे हम लोग तो दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीजें लाई गई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से भी लाई गई हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक जितनी चीजों के बारे में बात कर लिए हैं, ये यहाँ की पॉइंट थी, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो कल की पॉइंट पे बात करेंगे। जो चीजें हमको समझना है कल के लिए, वो वहां पे हम लोग समझेंगे कल के लिए, ठीक ना। लेकिन इससे पहले भाई क्या चीजें करना है, तो इससे पहले कुछ नहीं करना है, ठीक। और कुछ लोग बीच बीच में समय के साथ चेंजिंग, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, तो उनका चलते रहना है। उनके लिए बस इतनी छोटी सी बात यही थी कि जहां तक मुमकिन हो वहां तक चलो, समय बदल जाए तो तुम भी बदल जाना। समय जहां तक चल रहा है वहां तक तो चल सको, जहां तक मुमकिन हो। कुछ लोग कहते हैं आगे की परिस्थिति बड़ी विपरीत होगी तो कैसे रह सकते हैं, तो फिर अभी से हम लोग चले जाते हैं। तो फिर भाई जहां तक मुमकिन हो वहां तक तो चलो, समय बदल जाए तो तुम भी बदल जाना। और अगर जाने की इतनी ही जल्दी है तो चले जाओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, और अगले पॉइंट हमारे पास अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए इसको स्टॉप करेंगे, ये पूरा का पूरा वीडियो ट्रांसप्लांट करेंगे किसी दूसरे डिवाइस में, और इसके बाद फिर जो है हम लोग दूसरा वीडियो बना सकते हैं, मतलब फिर से आपको पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आज लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये 57-58 मिनट का वीडियो, इसमें बीच में नहीं काटी एक बार, हम बड़े खुश हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।